वेलकम टू डे नंबर 20 और हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 2 पे। हमने कल के दिन बात करी थी चैप्टर नंबर 1 की, जिसमें हमने 1 को एंड किया था फील्ड। और कल के दिन हम लोगों ने एक स्केलर क्वांटिटी पढ़ी थी जो फोर्स से आती है, वो थी वर्क डन बाई अ फोर्स। याद दिलाओ क्या डेफिनेशन है वर्क डन बाई ए फोर्स की। W इक्वल टू एफ डॉट डी आर। इंटीग्रेशन करते हैं और हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, जिनके बीच की दूरी R1 से बढ़ा के कितनी कर दी गई है, R2। और वर्क डन कितना आया था, K Q1 Q2 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 फॉर सेम पोलैरिटी। एक ही पोलैरिटी के चार्ज अगर होंगे तो वर्क डन ये आएगा। दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तब भी यही आएगा, दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे तब भी यही आएगा। बट व्हाट अबाउट एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तब क्या आएगा, एक एडिशनल माइनस आता है फॉर अपोजिट पोलैरिटी, अपोजिट पोलैरिटी के लिए। और हमने ये भी बात करी थी कि जब हम यहाँ से यहाँ ले जाते हैं तो एक आदमी हमेशा इन्वॉल्व होता है, कोई एक बाहर का हमेशा इन्वॉल्व होता है जो इसे पकड़ के रखता है और इसे भी बड़े स्लोली मूव होने देता है, एंड दैट गाय इज नोन एज एक्सटर्नल एजेंट। और उस एक्सटर्नल एजेंट का वर्क किसके बराबर आता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर आता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय whom, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बातें हमने कल के दिन करी थी। आज के दिन की मेरी सबसे पहली बात यहीं से शुरू होती है। ये W किसका वर्क है, दिस इज वर्क डन बाय whom, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालना है तो इनमें क्या ऐड कर दिया जाएगा, एक माइनस ऐड कर दिया जाएगा। जब भी कभी आपसे पूछा जाए वर्क निकालो, लोग बाग यूजुअली बहुत क्रूरल होते हैं, बहुत निर्दयी होते हैं पूछने वाले, और वो आपसे पूछते हैं कि कैलकुलेट कर दो वर्क डन इस चार्ज सिस्टम के 1 मीटर से 2 मीटर दूर तक जाने, और वो ये नहीं बताते किसका वर्क। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको सीधा पूछा जाए वर्क डन निकालो तो आप अपना वर्क निकालोगे। हम लोग कौन है, हम एक्सटर्नल एजेंट। तो कभी भी अगर वर्क लिखा हुआ आ जाए कैलकुलेट वर्क डन, तो वर्क डन किसका वर्क, वर्क डन बाय whom, वी कैन कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इन दो चार्जेस के बीच में लगा है, अगर मैं इसका वर्क देखूं तो इसका वर्क किस किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, K विच इज अ कांस्टेंट, Q1 Q2 चार्ज, R1 इज व्हाट, इनिशियल सेपरेशन, R2 इज व्हाट, फाइनल सेपरेशन। तो इसका मतलब अगर ये दो चार्जेस हैं, आप यहां देखो, अगर इन चार्जेस के बीच की इनिशियल दूरी R1 है, फाइनल दूरी, तो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इनिशियल सेपरेशन पे डिपेंड करता है, फाइनल सेपरेशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं इस चार्ज को यहां से यहां इस रास्ते से ना लेके जाऊं, मैं इस चार्ज को यहां से यहां लेके जाऊं, ऐसे घुमाऊं, ऐसे घुमाऊं, इधर फेंक दूं और वो उधर से फेंक के वापस पकड़ा दो मुझे, उधर से घुमा के ले जाऊं और वापस फेंक के वापस आ गया, और मैं इसे यहां रखूं, अब भी वर्क डन कितना आएगा, सेम आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क है वो अभी भी इतना ही लिखा जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में वी हैव इनिशियल सेपरेशन, वी हैव, रास्ता कहीं नहीं है किस रास्ते से ये वर्क हुआ है। जिन फोर्सेस का वर्क रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं करता, खाली डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन के ऊपर और फाइनल पोजीशन के ऊपर, ऐसे फोर्सेस को कहते हैं
कंजर्वेटिव फोर्स। सो कंजर्वेटिव फोर्स कौन से फोर्स होते हैं? जिनका वर्क डन, whose work done do not depend upon path। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका? आपके सामने ही है। कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाएगा? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, वो कैसा फोर्स कहा जाएगा? क्योंकि उसका वर्क रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक दूसरा तरीका भी है कंजर्वेटिव फोर्स को देखने का। देखो ये चार्ज है, मैं इसे घुमा के इधर 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 से ले जाके वापस यहीं ले आए, तो वर्क डन बताओ कितना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? R1 से ले जाके घुमा के वापस R1 पे ले आए, तो 1/R1 माइनस 1/R1 कितना आएगा वर्क डन? तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसी एक चार्ज को अगर आप घुमा के वहीं ले आओ जहां से आपने शुरू किया है, तो उस फोर्स का वर्क डन कितना आता है? 0। जिन फोर्सेस का वर्क डन एक क्लोज लूप में, क्लोज लूप मतलब जहां से आप शुरू करो अगर लौट के वहीं आ जाओ, जिन फोर्सेस का वर्क डन क्लोज लूप में 0 होता है, ऐसे फोर्सेस को हम नाम देते हैं कैसे फोर्स का? कंजर्वेटिव। इसी बात को कहने का दूसरा तरीका, इस बात में हमने कह दिया है कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और दूसरी बार हमने क्या किया? पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो फाइनल पॉइंट को किससे मिला दिया? इनिशियल पॉइंट से, और वर्क डन कितना आ जाएगा? 0। तो इसी बात को कहने का दूसरा तरीका है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्लोज लूप में कितना होता है? 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन इन क्लोज लूप इज 0। ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स कुछ बचा के रखते हैं, कुछ कंजर्व करके रखते हैं। क्या कंजर्व करके रखते हैं? इन फोर्सेस के वर्क को आप बता सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म। तो कंजर्वेटिव फोर्स जब भी वर्क करते हैं तो इनके वर्क को आप डिफाइन कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन का क्या? नेगेटिव क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज क्यों आता है? क्योंकि वर्क करने के लिए डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट के लिए कितने पॉइंट होने चाहिए? 2 होने चाहिए। 2 पॉइंट जब होंगे एक से दूसरे तक जाओगे तो कुछ बदलेगा ना, इसीलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नाम का शब्द भी यूज किया जाता है। एंड दैट इज डिफाइंड एज, ये डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर एक्सटर्नल एजेंट भी इंक्लूडेड है और सारी चीजें बड़े आराम आराम से हो रही है, देखिए समझ में आएगा। पोटेंशियल एनर्जी को किसके बराबर लिखा जा सकता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को इस केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में। लेट्स ट्राई टू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और मान लो मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है, इनिशियल सेपरेशन R1, फाइनल सेपरेशन R2। इस सिस्टम के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन आप निकाल लोगे, ऐसे आएगा सेम पोलैरिटी के लिए। और अगर मुझे सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना हुआ तो कैसे करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन? डेल्टा U विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क ये है, कल के दिन पूरा डेरिवेशन किया है। सो व्हाट वी विल बी गेटिंग? माइनस के Q1 Q2 1/R1 माइनस 1/R2। माइनस को अंदर ले जाओ, किसके बराबर आएगा?
के Q1 Q2 1 upon R2 minus 1 upon R, and this can be represented by delta U. What is U? पोटेंशियल एनर्जी. चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में निकाल रहे हैं, इट बिकम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो दो चार्जेस, अब देखो वर्ड्स कैसे इस्तेमाल होता है. दो चार्जेस जिनके बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना है R1, फाइनल सेपरेशन कितना है R2. R1 से R2 तक जाने में इस सिस्टम की, जब मैं सिस्टम नाम लेता हूं तो किसका नाम लेता हूं? दोनों का. इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इतने से चेंज हुई है. कितने से चेंज हुई है? के Q1 Q2 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R. तो जो वर्क डन था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, उसे डिफाइन किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ क्या? पोटेंशियल एनर्जी. फायदा क्या है इसका? फायदा सुनो. बार बार मुझे आना पड़ता था ना पिक्चर में. मैं सेम चीज को, ये चार्ज और ये चार्ज अगर सेम पोलैरिटी के, ये चार्ज और ये चार्ज दोनों के दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, तो ये इसे क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा. मान लो मैंने इसे यहां से छोड़ दिया, अब मैं भी बीच में नहीं, तो ये चार्ज दूर भागेगा, और ये चार्ज जब यहां होगा तो इसने कुछ स्पीड पकड़ ली होगी. अब ये रुका हुआ थोड़ा ही रहेगा. अब इसने कुछ स्पीड पकड़ ली होगी. अगर स्पीड पकड़ ली होगी तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी. कोई मेरे से पूछने लगे कहां से आई काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई जा सकती है वर्क करके. तो ये काइनेटिक एनर्जी आने के दो तरीके बताए जा सकते हैं. एक हम कहेंगे कि भाई इसके ऊपर फोर्स लगा, उस फोर्स ने वर्क किया, और उस वर्क ने इस वाले चार्ज की क्या इंक्रीज करी? काइनेटिक एनर्जी. और इसी बात को कहने का दूसरा तरीका समझना, एनर्जी वाला तरीका. हम ये कहते हैं इन दोनों चार्ज की यहां से यहां तक जाने में पोटेंशियल एनर्जी घटी है. जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहां थी उससे कम पोटेंशियल एनर्जी यहां है. कहां गई ये एनर्जी? यही एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क है, उसी को देखने का दूसरा नजरिया क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी, उसी को देखने का नजरिया. जैसे कि मैं इस बॉल को ऊपर उछालता हूं, नीचे से ऊपर जाते हुए इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कम होती है. हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है. वो जो काइनेटिक एनर्जी घटी है वो किस में कन्वर्ट हो गई है? पोटेंशियल में. और नीचे आते हुए पोटेंशियल वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक में. सेम हम यहां कहते हैं जब ये चार्ज पास पास आए थे तो कौन सी एनर्जी बिल्डअप हो गई? पोटेंशियल. और जैसे ही छोड़ूंगा तो ये किस तरह भागेंगे? दूर दूर, क्योंकि वो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक में. तो ये इस तरीके से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क है उसे हम यूज करते हैं इन फॉर्म ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. एंड दिस इज द डेफिनेशन. और 2 पॉइंट चार्ज के लिए कितनी आती है पोटेंशियल एनर्जी? के Q1 Q2 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R. किसकी है ये पोटेंशियल एनर्जी? Q1 की, Q2 की, या दोनों की? एंड द आंसर इज दोनों की. पोटेंशियल एनर्जी खाली Q1 की नहीं है, खाली Q2 की नहीं है. पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की कंबाइंड है. किस वजह से है ये पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी है. पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि हर एक सिस्टम कम से कम रखना चाहता है. अगर आप छोड़ दो तो हर एक सिस्टम उस तरफ भागता है जिस तरफ उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है, कम होती है. पोटेंशियल एनर्जी वर्क से निकाली जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कितने पॉइंट लगेंगे? 2 पॉइंट लगेंगे.
यहां कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इस बात का कोई मीनिंग नहीं जब तक कि दूसरा पॉइंट ना दिया जाए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको एक पॉइंट से कहां तक चलाना पड़ेगा, दूसरे तक चलाना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए कितने पॉइंट लगते हैं, 2 पॉइंट लगते हैं। एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बताई जा सकती है, बस एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है, बस एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है और उस ट्रिक से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं दो चार्जेस के बीच की, कि कितनी होती है दो चार्जेस के बीच, वर्क से कैलकुलेट करी जाती है। पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पे कैसे बताई जाए, तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से ले लेते हैं, हम कहीं भी 0 मान लेते हैं, किसी पॉइंट पे कितनी है क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब ये भी है कि किसी पॉइंट पे कितनी भी मान लो वो भी चलेगा। तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे देते हैं। मैं बताता हूं ये चीज कैसे काम करती। आप कितनी दूर बैठे हैं, इस बात का क्या जवाब है, आप कितनी दूर बैठे हैं इस बात का क्या जवाब है, जब तक मैं ये ना बताऊं दूर किससे, मेरे से कितनी दूर बैठे हैं, इस दीवार से कितनी दूर बैठे, उस दीवार से कितनी दूर बैठे हैं, बाहर वाली दीवार से कितनी दूर बैठे हैं, मेन बड़ौद शहर से कितनी दूर बैठे हैं, इन सब बातों के जवाब अलग अलग है। मेरे से अलग, इससे अलग, उससे अलग, सबके जवाब अलग अलग है। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट पे होती, एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये ऐसा ही सवाल है कि कोई आपसे पूछ ले आप शहर से कितनी दूर बैठे, आप यहां से कितनी दूर बैठो, अलग अलग आंसर और सारे सही, सेम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। बट कोई कभी भी आपसे पूछे कि तुम दोनों के बीच की दूरी कितनी, तो ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा क्या कि मैं हूं, मैं पूछ रहा हूं ये सवाल, या फिर बड़ौद बैठा हुआ कोई आदमी पूछ रहा है। अगर कोई ये पूछता है दोनों के बीच की दूरी कितनी, तो वो फिक्स है। बट कोई ये पूछता है कि कितनी दूर बैठे हो, तो इसके लिए वो भी बताना पड़ेगा कि दूसरा कहाँ बैठा। सेम पोटेंशियल एनर्जी का होता है, हम सुविधा के हिसाब से ले लेते हैं कि कहाँ 0 गाड़े, हम अपनी सुविधा के हिसाब से ले लेते हैं। और इस केस में जहां 2 पॉइंट चार्ज होते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेते हैं कहां, जब चार्ज एक दूसरे से कहां हो, बहुत दूर दूर। इसका मतलब मैं एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बता सकता हूं जब मैं इस R2 को कितना कर दूं, इन्फिनिटी कर दूं, और उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी U2 कितनी मान लूं, 0। अब क्या फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा U मतलब U2 माइनस U1 किसके बराबर होगा, K Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1। U2 कितना लिया हमने, 0। U1 कितना, K Q1 Q2 1/R2 कितना, 1 इन्फिनिटी माइनस 1/R1। और देखो कितना फायदा हो गया, 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो U1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, K Q1 Q2/R1। या फिर U किसी भी दूरी R पे क्या फॉर्मूला आ जाएगा, K Q1 Q2/R। तो 2 पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, K Q1 Q2/R। R क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन। ये फॉर्मूला कब लगेगा, हमेशा, या फिर तब जब U को 0 माना गया, कब, R इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आपने R दूरी पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाली। ये सारे के सारे फॉर्मूले कैसी पोलैरिटी के लिए है, व्हाट इफ पोलैरिटी इज अपोजिट। कहां अंतर आएगा बताओ, एक एडिशनल माइनस आ जाएगा, यहां एक एडिशनल माइनस आ जाएगा अपोजिट पोलैरिटी के लिए। ये डेफिनेशन तो यही है, यहां भी यही, यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा। और हम लोग इस तरीके से कहते हैं
कि सेम पोलैरिटी के चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है और अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। पर यह बात खाली कब सही है? जब आपने जीरो माना हो। कहां पे? बहुत दूर, इन्फिनिटी पे। कुछ कुछ समझ में आया? रिकैप करता हूं शुरुआत से। हमने कहानी शुरू करी थी वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्या डिफाइन करी जा सकती है? पोटेंशियल एनर्जी। किस तरीके से डिफाइन होती है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो फिर तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बता सकते हैं। क्या डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। R1 से R2 तक ले जाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, उसका फॉर्मूला निकाल लिया कल के दिन जो वर्क डन निकाला था उससे। और फिर हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी भी किसी एक पॉइंट पे बताई जा सकती है, गिवन दैट कि दूसरा पॉइंट कहां ले लिया गया, इन्फिनिटी पे, 2 पॉइंट चार्जेस के। और उस टाइम पे ये फॉर्मूला थोड़ा आसान बन जाता है। ये फॉर्मूला बन जाता है K(Q1Q2) अपॉन R। पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव नेगेटिव के लिए कैसी होगी? नेगेटिव होगी। एक सवाल करोगे, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे? लिखो सवाल। कैलकुलेट potential energy of 2 point charges placed 2 point charges of 1 microcoulomb each placed 1 meter apart. Placed 1 meter apart. 2 पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों की वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रोकुलम। और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अपने को कैलकुलेट करनी है। इजी है कैलकुलेट करना। व्हाट इज Q1? 1 माइक्रोकुलम। व्हाट इज Q2? 1 माइक्रोकुलम। व्हाट इज R? 1 मीटर। क्या है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? K(Q1Q2) अपॉन R। 9 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁻6 10⁻⁻6 अपॉन 1। अब तो स्क्वायर भी नहीं करना, फोर्स में तो स्क्वायर करना पड़ता था, फील्ड में तो स्क्वायर करना पड़ता था। अब तो डायरेक्ट आ गया है 1। क्या आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁻3। यूनिट क्या होगी? जूल। वही जो वर्क डन की यूनिट होती है वही पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट आएगी। सो दिस विल बी योर पोटेंशियल एनर्जी। अगला सवाल करो। कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of an electron and proton. Calculate electrostatic potential energy of an electron and proton placed 1 angstrom apart mention the reference of जीरो पोटेंशियल एनर्जी। आपको रेफरेंस भी मेंशन करना है कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी आपने कहां मानी है। क्या आंसर होगा इसका? जीरो कहां मानी है? इन्फिनिटी पे। उसके बाद में क्या फॉर्मूला लिखोगे? व्हाट इज Q1? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। व्हाट इज Q2? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। व्हाट इज R? 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या लिखोगे फॉर्मूला U का? K(Q1Q2) अपॉन R। अब एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है? प्रोटॉन। एक नेगेटिव और दूसरा। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। माइनस K का वैल्यू पता है, Q1 का, Q2 का और
आर का। फटाफट आंसर बता दो कितना आएगा जूल में। कैलकुलेटेड इन जूल्स। मेरे ख्याल से कल से लेके अब तक का सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला में से एक अब तक हमने ले लिया है। हालांकि काफी मेहनत करनी पड़ी उसके लिए हमें, पर अब हम एक इजी से फॉर्मूले पे पहुंच गए हैं जिससे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एंड वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कितनी आएगी? U विल बी इक्वल टू माइनस के की जगह 9 इंटू 10⁻⁹ 1.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस 19 अपॉन 10⁻⁻, माइनस 10, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। और आपने पूरी कैलकुलेशन करी होगी, और पूरी कैलकुलेशन करके कितना आया? माइनस 23.04 इंटू 10⁻⁻, माइनस 19 जूल, है ना। जो केमिस्ट्री वाले लोग हैं ना, वो हमेशा इस टाइप की एनर्जी के साथ डील करते। दिस इज ए स्मॉल यूनिट। आप देखो 10 - 19 पॉइंट के बाद में 18 जीरो, तब जाके नंबर शुरू होते। सो जो केमिस्ट्री वाले लोग हैं वो लोग एक छोटी यूनिट यूज करते हैं एनर्जी, एंड दे कॉल इट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या नाम दिया जाता है उसे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। तो कई बार जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की एनर्जी है उसका यूनिट आपको जूल नहीं मिलेगा, वो क्या मिलेगा? ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतने जूल। इसका मतलब इस नंबर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इस पूरे नंबर की जगह क्या लिखा जा सकता है? 1 ईवी। अब देखो कितना आसान है, खत्म हो गया। देखिए सब मामला 16 निमा, अबे 14.4 minus 14.4 eV is the energy of an electron and proton placed कितनी दूरी पे? 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। लगे ना कुछ वैल्यू जो आई वो आसपास की आई, नहीं तो यहाँ फीलिंग ही नहीं आ रही थी वैल्यू कम है या ज्यादा है। इसीलिए इस छोटी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम किसका नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और कई जगह यूज होगी ये यूनिट आगे भी। इसके भाई भी हैं, एक है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी में 1000 की गुणा कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻16। एक होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MEV, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। आगे कहीं यूज करूंगा तो आपको बता दूंगा। एक बार पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद हो गया और है भी आसान, आसानी से याद भी हो जाता है। पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए K Q1 Q2 अपॉन R, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए माइनस K। आसान है ना। अब ध्यान ही नहीं देना R1 R2। दूसरे वाला पॉइंट कहां माना आपने? इन्फिनिटी पे। कितनी ले ली? 0। एंड नाउ आवर वर्ल्ड, आवर वर्क बिकम इजियर। अगर मेरे को कभी भी कोई कहता है कि आपके पास दो चार्जेस है Q1 और Q2 और इन दोनों के बीच की दूरी R है, तो इस सिस्टम को R1 से R2 ले जाने तक वर्क बताओ कितना हो। तो मैं वापस से फॉर्मूला याद करने नहीं बैठता। मैं कहता हूं जब R1 दूरी पे है तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? K Q1 Q2 अपॉन R1। जब R2 दूरी पे है तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? K Q1 Q2 अपॉन R2। चेंज कितनी होगी? U2 माइनस U1। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। तो मैं इस तरीके से भी
हालांकि मैंने इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी है, पर चूंकि अब मेरे ये फॉर्मूले आसानी से याद हो गए तो मैं उल्टे तरीके से भी जा सकता। और जब भी कोई मुझे कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क बता, तो मैं डायरेक्ट वो इंटीग्रेशन ना सोच के डायरेक्ट किसका फॉर्मूला लगा सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी का। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, या तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये किसके बराबर होता है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। एक सवाल करते हैं, कई बार हमसे ये सवाल पूछा जाता है, दो चार्जेस है, एक है 1 नैनो कूलम्ब का, दूसरा है 5 नैनो कूलम्ब का, दोनों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर, और सवाल देखना क्या है, कैलकुलेट वर्क डन इन अरेंजिंग दिस सिस्टम। इस सिस्टम को अरेंज करने का वर्क डन निकालो। मतलब ऐसा लिख के छोड़ देंगे, किसका वर्क, अगर नहीं दिया है तो किसका वर्क निकालो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज को किसके बराबर लिख सकते हो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस। अरेंज करने का मतलब क्या है, इन दोनों चार्जेस को, ये दोनों के दोनों चार्जेस पहले बहुत दूर थे और हम इन्हें यहां तक लेके आए। दिस इज व्हाट वी मीन बाई, हम कहते हैं कि यहाँ शादी ब्याह में कुर्सियों का अरेंजमेंट कर दे। कैसे होता है कुर्सियों का अरेंजमेंट, क्या करना होता है अरेंजमेंट करने के लिए, जो कुर्सी बहुत दूर है किसी टेंट वाले के पास, उन कुर्सियों को लाते हैं और अपने घर पे रखते हैं। तो इस अरेंजमेंट करने का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ये चार्जेस कहाँ थे शुरुआत में, बहुत दूर दूर थे, और अब आपने आर दूरी पे लाके रख दिए। इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जब बहुत दूर दूर है तो वहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेते हैं, 0, और आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। क्या फॉर्मूला है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का, Q1 Q2 अपॉन R। K का वैल्यू गिवन है, Q1 पता है, नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹, और R पता है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेना, मीटर में, एंड कैलकुलेट इट। देखिए कितना आंसर आता है, करो 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 करो। मैं बता देता हूं और ध्यान से देखना। K की जगह क्या, 9 × 10⁻⁹। Q1 की जगह कितना, 1 नैनो कूलम्ब, नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹। Q2 की जगह 5 नैनो कूलम्ब, 5 × 10⁻⁹ अपॉन R। R की जगह 10/100। ये 10 जाएगा ऊपर, इसमें से ये कट जाएगा, क्या आएगा आंसर, 9 × 5 = 45 × 10⁻⁻⁹ -9 × 10, कितना बचेगा 10⁻⁻⁷, 45 × 10⁻⁻8 जूल, 4.5, सॉरी -9 बचेगा, नहीं -8, 4.5 × 10⁻⁻7 जूल। तो इतनी मेहनत करी गई होगी इन दोनों के दोनों को, सुनो, इतनी मेहनत करी गई होगी इन दोनों के दोनों को दूर से यहां तक लाने। और अब फिजिक्स समझो, अब मैं मैथ्स की बात नहीं करूंगा। दोनों के दोनों पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज पास नेचुरली आवे क्या, जबरदस्ती लाने पड़ेंगे ना। तो एक्सटर्नल एजेंट को इस तरफ फोर्स लगा के इन दोनों को पास पास लाना पड़ेगा। इसीलिए एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कैसा आया है, पॉजिटिव है। कई बार इसका उल्टा भी पूछा जाता है,
कैलकुलेट वर्क डन इन डिसअसेंबलिंग दिस सिस्टम। इस सिस्टम को क्या करने के लिए? डिसअसेंबल करने के लिए वर्क डन बताओ। और उस टाइम पे आप क्या करोगे? उस टाइम पे फाइनल कितनी लोगे और इनिशियल कुछ लोगे, जिस भी सेपरेशन पे वो रखे। जैसे हम 2 पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो हम 2 से ज्यादा के लिए भी निकाल सकते। अगर मेरे पास 3 चार्जेस है और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकालें? लेट्स कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। तीन पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लो मेरे पास एक चार्ज है यहाँ Q1, यहाँ है Q2 और यहाँ है Q3। इन दोनों के बीच की दूरी है R12, इन दोनों के बीच की दूरी R13, इन दोनों के बीच की दूरी, और मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इन तीनों चार्जेस की टोटल। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी एक नहीं होती, कितनों की होती है? तो हम 2-2 की ग्रुपिंग करेंगे। पहले हम ग्रुपिंग किस किस की करेंगे? Q1 और Q2। और क्या लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी? U12। बताओ कितनी लिखूं? K Q1 Q2 अपॉन R12। फिर अगला ग्रुप बनाएंगे Q2 और इसकी बताओ कितनी लिखूं? K Q2 Q3 अपॉन R23। और आखिरी में किसका ग्रुप बनाएंगे? 1 और 3 का। क्या लिखेंगे? K Q1 Q3 अपॉन R13। और टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए U12, U23, U31 इन तीनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी और स्केलर में टोटल कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों को क्या किया जाता है? डायरेक्ट ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि 3 चार्जेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 कोनों पे रखे हैं, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बता दो कितनी होगी? साइड L है, फटाफट बताओ कितनी होगी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी? कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बताओ क्या है आंसर? कितना कितना? KQ² अपॉन L इसकी, KQ² अपॉन L इसकी, और इसकी कितनी? KQ² अपॉन L। तीनों की मिला के कितनी? 3KQ² अपॉन L। ओके, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ +Q, यहाँ +Q और यहाँ -Q है। फटाफट इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर दो। हाँ, साइड L ही है, साइड इज L। तो पहले इन दोनों की निकालेंगे। क्या होगी इन दोनों की? -KQ² अपॉन L, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा कैसा है? इन दोनों की बताओ, इन दोनों की बताओ। -KQ² अपॉन L, ये कट जाएगा और आंसर क्या आएगा? -KQ² अपॉन L। आई समझ में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी कि 2 पॉइंट चार्जेस के लिए कैसे निकालते हैं और 2 से ज्यादा के लिए कैसे निकालते हैं। आज के दिन का होमवर्क है एक सवाल, NCERT का एक सोल्ड एग्जाम्पल है
और 16 एग्जाम्पल है। एक बार मुझे कोई भी एक एनसीईआरटी दे दो, उसमें 3 के बजाय 4 चार्जेस हैं, और दिमाग लगाना और दिमाग लगा के करने की कोशिश करना। एंड द क्वेश्चन इज सोल्व एग्जाम्पल नंबर 2.4। ऐसा एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, और ये स्क्वायर वाला सवाल करना है आप। ठीक है, कल के दिन इसी सवाल को करेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी के बाद, जैसे 2 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक चार्ज का पोटेंशियल होता है। मैंने बोला था ना आपको, पोटेंशियल को डिफाइन करना 10th क्लास में बहुत मुश्किल था। 12th क्लास में भी कैसे पोटेंशियल को डिफाइन करना मुश्किल है, ये हम जानेंगे कल के दिन। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।